अमेरिका को रूस की खतरनाक वार्निंग सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्री लैवरोव ने दी है धमकी। यूक्रेन को F-16 दिया तो महायुद्ध होगा। यूक्रेन एटमी हमला करने के लिए तैयार है, ये कहा है रूसी विदेश मंत्री लैवरोव ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एटमी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर उसे F-16 दिया गया तो फिर महायुद्ध होगा। अमेरिका को रूस की खतरनाक वार्निंग सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्री लैवरोव ने दी है धमकी। यूक्रेन को F-16 दिया तो महायुद्ध होगा। यूक्रेन एटमी हमला करने के लिए तैयार है, ये कहा है रूसी विदेश मंत्री लैवरोव ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एटमी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर उसे F-16 दिया गया तो फिर महायुद्ध होगा। जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। पुतिन एटमी जलजला लाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर के बाद यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर ऑल राउंड अटैक लॉन्च कर दिया है। रूस के आधा दर्जन इलाकों पर बारूद की विध्वंसक बारिश हो रही है। यूक्रेन के इसी काउंटर स्ट्राइक के बाद पुतिन ने यूक्रेन को एटमी आग में जलाने का प्रण ले लिया है। सवाल यही है कि आखिर युद्ध के मैदान में एटमी ज्वालामुखी का विस्फोट कब होगा? क्या महाविध्वंस की तारीख बहुत निकट आ गई है? युद्ध में नया संघर्ष शुरू हो चुका है। जंग के मैदान में सबसे खतरनाक बारूदी सुनामी आ गई है। वो विध्वंस शुरू हो चुका है जिससे तीसरी बार विश्व विनाश हो जाएगा। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। जी हां, ज़ेलेंस्की सेना विनाशक हो गई। रूस पर उसका प्रतिघात शुरू हो चुका है। एकदम सही सुना आपने। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है और इसका आधिकारिक ऐलान ज़ेलेंस्की ने भी कर दिया। यूक्रेनी सेना ने बाकायदा वीडियो जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि बदले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन की जो सुरक्षा परिषद है उसने घोषणा कर दी है कि प्रतिशोध आरंभ हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने विध्वंसक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि यूक्रेनी सेना जवाबी हमले के लिए तैयार है। ये कल या परसों शुरू हो सकता है। यूक्रेन हार नहीं सकता, इसलिए ऐतिहासिक युद्ध शुरू होने जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से बयान कल जारी हुआ, मतलब ये कि इस ऐलान को 24 घंटे बीत चुके हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है यूक्रेन का विनाशक बदला। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया तो यूक्रेनी फोर्स ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हथियार डिपो और सप्लाई लाइन है। यूक्रेनी फोर्स इसी को तहस नहस कर रही है। यूक्रेन ने 24 घंटे में बेल्गोरोद में 240 राउंड शेलिंग की। यूक्रेन के हमले में एक शख्स की जान चली। ब्रियांस्क में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की कार पर ड्रोन अटैक हुआ। शोइगु बाल बाल बच गए क्योंकि वो कार में मौजूद नहीं थे। लुहांस्क में यूक्रेन ने हमला कर रूसी सेना की सप्लाई लाइन काट दी है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने उसके ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया।
बाखमत पर कब्जा जमाने के लिए यूक्रेन ने विध्वंसक स्ट्राइक शुरू कर दी है। बर्दियांस्क को भी यूक्रेन बारूद से पाट रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने इतनी मिसाइलें दागी कि मारियोपोल में रूसी पोजीशन तबाह हो गई। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में एक ही दिन में रूस के 22 आर्टिलरी सिस्टम और 31 ड्रोन तबाह हो गए और इससे पुतिन का पारा हाई है। रूस ने यूक्रेन के बारूद का जवाब भी बारूद से दिया। मिसाइल और ड्रोन बरसाकर यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया गया। रात के वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 54 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने 52 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस का यह ड्रोन हमला अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक था। रूसी फौज यहीं नहीं रुकी, उसने ज़ेपोरिज़िया में जबरदस्त एयर अटैक किया। खेरसोन पर खतरनाक स्ट्राइक की गई। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी हमले के बाद कुपियांस्क भी तबाह हो गया। रूसी अटैक के बाद सूमी, पोल्तावा और खार्किव में भी बारूदी सुनामी आ गई। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी करके इस बात का ऐलान किया कि रूसी फौज ने यूक्रेन की 65 यूनिट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन की इस यूनिट को नुकसान पहुंचाना यूक्रेन पर सबसे बड़ी चोट है। पुतिन का विध्वंस अब बहुत बढ़ गया है। रूसी फौज ने अब केमिकल वेपन से हमला करना शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा इंटरसेप्टेड बातचीत से हुआ है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक 27 मई की रात को रूसी फौज ने ज़ेपोरिज़िया में रासायनिक हथियारों से हमले किए, जिससे ज़ेपोरिज़िया का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। ये तो बस शुरुआत है। पुतिन सेना सिर्फ केमिकल वेपन तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो जल्द ही एटमी हमला करेगी। इस बात पर मोहर तब लग गई जब यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन से कहा है कि वो जल्द ही यूक्रेन को F-16 का बेड़ा दें। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर उसे 48 F-16 एयरक्राफ्ट मिल जाएं, तो यूक्रेन रूस को परास्त कर देगा। यूक्रेन के ऐलान के बाद पुतिन ने लास्ट वार्निंग दी कि पश्चिमी देश आग से न खेलें, वरना भस्म हो जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने अगर यूक्रेन को F-16 दिया तो एटमी सुनामी निश्चित है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने कहा है कि पश्चिमी देशों की वजह से ऐसी जंग होगी जैसी अब तक नहीं हुई। जाहिर है यह एटमी युद्ध होगा। पुतिन यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने वाले हैं। ऐसा प्रहार कि यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो जाएगा। अगर यूक्रेन को बचाने अमेरिका और नाटो आया तो रूस की भविष्यवाणी सही और सटीक साबित हो जाएगी। ऐसा एटमी युद्ध होगा जो न पहले हुआ है और न आगे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रविवार का दिन कीव के लोगों के लिए बेहद खास है। आज कीव डे मनाया गया, लेकिन कीव डे के जश्न को फीका करने के लिए रूस शनिवार रात से ही कीव पर ड्रोन अटैक की शुरुआत कर चुका था। कीव दिवस के आयोजन की तैयारियों के बीच रविवार को यूक्रेन की राजधानी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े ड्रोन हमले का शिकार हुई। रूस ईरान के कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह हमला 5 घंटे से अधिक समय तक चला। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस ने 52 ड्रोन मार गिराए। मिसाइल नहीं, ये मिसाइल की तरफ धमाका करने वाली ड्रोन थी।
टारगेट बाखमुत या डोनेट्स्क नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव था। शनिवार आधी रात के बाद रूस ने एक ऐसे हमले की शुरुआत की जिसने युद्ध के पिछले सभी आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया। इतने कामकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए कि यूक्रेन की वायुसेना के लिए गिनना मुश्किल हो गया। शनिवार की रात से युद्ध के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। ये कीव पर अब तक का सबसे घातक आसमानी प्रहार था। दहशत का ऐसा आलम कि यूक्रेन की राजधानी रात भर सहमती रही। इतने धमाके, इतनी आग की लगा कि अब पूरा कीव भस्म हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन की राजधानी को सुरक्षा कवच देने वाले एयर डिफेंस ने बखूबी काम किया और रूस के सबसे बड़े हमले के बावजूद भी कीव सही सलामत रहा। शनिवार की रात रह रहकर कीव के आसमान में ड्रोन की आवाज आती रही। ये सभी ईरान के घातक कामकाजी ड्रोन थे। रूस की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जैसे ड्रोन की बरसात होने लगी, कीव में तैनात पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को ऑन किया गया और फिर शुरू हुई एयर डिफेंस और ड्रोन के बीच एक ऐसी जंग जिसने आसमान को धमाकों की गूंज से दहला दिया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस ने रूस के 52 ड्रोन को मार गिराया। कुछ ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुए। राजधानी कीव पर करीब 75 ड्रोन से हमला किया गया। शनिवार की रात रूस ने कीव पर जैसा हमला किया, अगर वो तमाम ड्रोन जमीन को छूने में कामयाब हो जाते तो कीव भी बाखमुत की तरह नजर आने लगता। लेकिन कीव की सुरक्षा के लिए अब कई पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए रूस के ज्यादातर ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन में एक नागरिक की मौत हो गई। रूस ने हमले के लिए शनिवार की रात और रविवार का दिन खास तौर से चुना था। रविवार को कीव में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। हर साल की तरह कीव डे मनाने के लिए लोग उत्साह में थे। जगह जगह जश्न और लाइव कंसर्ट का इंतजाम किया गया था। कीव डे के जश्न से ठीक पहले पूरी प्लानिंग के तहत रूस ने सबसे बड़े हवाई हमले की शुरुआत कर दी। रूस को पता है कि कीव में एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए रूस ने कामकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मिसाइलों की तुलना में ड्रोन रूस के लिए कम खर्चीला हथियार है, इसलिए रूस की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया। रूस का ताबड़तोड़ अटैक रुक रुक कर करीब 5 घंटे तक चलता रहा। रूस के ड्रोन अटैक में एक गोदाम में आग लग गई और कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने कीव को सुरक्षित बनाने के लिए जो इंतजाम किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया है। ये दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी ये जमीन से हवा में मार करने में माहिर है। इसे किसी भी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसका सर्विलांस रडार आसमान में पैनी नजर रखता है, दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट को ट्रैक करता है। ये 8 मिसाइल लॉन्चर से लैस है। इसके एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें फिट होती हैं। ये चारों मिसाइलें एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त करती हैं। पैट्रियट में लगे राडार की रेंज 150 किलोमीटर है। इस दायरे में ये अपने टारगेट को ट्रेस कर हवा में ही तबाह कर देता है।
यही वजह है कि रूस के 52 ड्रोन को बर्बाद कर दिया गया और कीव में बड़ी तबाही टल गई। पैट्रियट के अलावा कीव को दुनिया के कई देशों का एयर डिफेंस एक सुरक्षा कवच दे रहा है। यूक्रेन को NAS, AMS यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिला है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली ASPID एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई दी है। जर्मनी का IRIST एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है। यूक्रेन के पास पहले से S-300 एयर डिफेंस भी है। अब अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर एयर डिफेंस की तैनाती है। सबसे बड़ी तैनाती राजधानी कीव में है। कीव की सुरक्षा अमेरिकी वायु कवच NAS-AMS भी कर रहा है। NAS-AMS मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। NAS-AMS अपने 30 से 50 किलोमीटर इलाके में सुरक्षा देता है। किसी छोटे शहर की सुरक्षा के लिए एक NAS-AMS काफी है। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। अमेरिका यूक्रेन को और एयर डिफेंस देने वाला है ताकि रूस के हमलों को नाकाम किया जा सके। फिलहाल कीव में अलर्ट जारी है। कीव डे का उत्साह कम जरूर हुआ, लेकिन रूस कीव के लोगों को जश्न मनाने से रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसौन में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। 24 घंटे में रूस ने 73 बार किया है अटैक। खेरसौन में रूसी फोर्स ने दागे हैं 335 शेल्स। मोर्टार, आर्टिलरी, टैंक, ड्रोन से रूसी हमला हुआ है। ज़पोरिज़िया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। बाखमुत से आई है एक और विध्वंसक तस्वीर। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी ठिकानों को उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बाखमुत से आई है एक और विध्वंसक तस्वीर। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी ठिकानों को उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन में इन दिनों रूस S-400 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक तरह से यूक्रेन में S-400 रूस का नया हथियार बन गया है, जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र बता रहा है। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से उसे जंग के मैदान में झोंक दिया है, उससे उनकी युद्ध की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रूस की फौज इतने आधुनिक, महंगे और विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम से हमला करने के लिए मजबूर हो गई? रूस यूक्रेन में जारी अपने स्पेशल ऑपरेशन में जिस तरह से अपने ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, उससे जंग के जानकार भी हैरान हैं। ये वो डिफेंस सिस्टम जिसे लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और ऊंचाई पर ही मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट और यूक्रेन के शहरों को बमबारी के जरिए बर्बाद करने के लिए अब सबसे ज्यादा इसी सिस्टम का इस्तेमाल रूस की सेना कर रही है। जबकि S-400 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की सेना हताश हो चुकी है? कहा जा रहा है कि युद्ध के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलते थे। पुतिन अपने सभी हथियार जंग के मैदान में उतार चुके हैं और इन्हीं में से एक है S-400। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और आखिर इसके इस्तेमाल पर क्यों इतनी हाई तौबा मची है।
S-400 लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। 1980 के दशक के आखिर में इसे बनाने पर काम शुरू हुआ और 2007 में यह सिस्टम रूस की सेना में शामिल किया गया। S-400 की रेंज करीब 250 मील और स्पीड मैक 15 की है। रूस का दावा है कि उसका यह सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर सटीक वार करता है। समेत पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की भारी भरकम खेप के दम पर यूक्रेन भी पुतिन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। खासकर अमेरिकी हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से उनकी फौज की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका में बना हाइमर्स मिसाइल नहीं, बल्कि जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कुछ भी नहीं, लेकिन नजदीक मौजूद टारगेट के लिए ये यमराज की तरह है, जो इतनी तेजी से आता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक कोई सिस्टम उसे पकड़ पाता है, तब तक वो दुश्मन का काम तमाम कर चुका होता है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस अमेरिकी रॉकेट सिस्टम के खिलाफ रूस के सारे हथियार दम तोड़ गए। तब उसे रोकने के लिए S-400 जैसे बेहद कीमती अस्त्र को उतारना पड़ा, जिसके बाद उसे डोनबास में इस अमेरिकी हथियार को रोक पाने में कुछ कामयाबी मिली। मतलब हाइमार्स जैसे बेहद सस्ते अमेरिकी हथियार का शिकार महंगे S-400 से। इससे पहले यूक्रेन ने S-300 और पेट्रियट सिस्टम से रूस की क्रूज मिसाइलों, खास करके किंजर हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इसलिए भी शायद रूस को अपने हथियार गोदाम से S-400 को बाहर निकालना पड़े। जानकार तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ये सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में 1.5 साल बाद जिस रफ्तार से रूस अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मोर्चे पर उतार चुका है, उससे तो यही लग रहा है कि पश्चिमी देशों के हथियारों के आगे उसका प्लान बस बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने 2022 में ही दावा किया था कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। इसलिए जानकारों का यह अनुमान है कि रूस अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत। आर्कटिक में महायुद्ध का नया रूट खुलने वाला है। यहां रूस और नेटो के बीच विध्वंसक जंग छिड़ सकती है। ये वो इलाका है जो रूस के पास है। यहां नेटो सेनाएं एटमी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। अमेरिका एटमी बॉम्बर और एयरक्राफ्ट कैरियर की गर्जना कर रहे हैं। इस बात से मॉस्को गुस्से में है। रूस ने नेटो को चेतावनी दे दी है कि वो अपने हद में रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस नेटो को सबक सिखाना जानता है। तो सवाल यही है कि क्या आर्कटिक में एटमी जंग शुरू होने जा रही है। ये बर्फ में नाटो की यलकार है। ये विध्वंसक वॉर की तैयारी है। जंग हुई तो रूस पर नाटो ऐसे प्रहार करेगा। ये युद्ध नहीं, लेकिन उससे जरा भी कम नहीं।
नाटो का 29 मई से विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज ACE शुरू होने वाला है। ये युद्धाभ्यास 9 जून तक चलेगा। इसमें बाइडेन के TU बॉम्बर और USS गेराल्ड फोर्ड एटमी गर्जना करने वाले हैं। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ता ये युद्धपोत कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि US नेवी का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है USS गेराल्ड फोर्ड। तीन 337 मीटर लंबा और करीब 1 लाख टन वजनी ये जंगबाज दर्जनों लड़ाकू विमान, किलर क्रूज मिसाइलों और अटैक हेलीकॉप्टर से लैस होकर बर्फ से ढके आर्कटिक में तबाही मचाने का अभ्यास करने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहरा मचा हुआ है। USS गेराल्ड फोर्ड के कैप्टन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप एटमी हथियारों से लैस है। USS गेराल्ड फोर्ड में परमाणु मिसाइलों से लैस किया गया है। तो क्या कुछ घंटे बाद आर्कटिक रीजन में एटमी विध्वंसक होगा? क्या आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज में परमाणु बवंडर आएगा? ACE 2023 युद्धाभ्यास में महाशक्ति अमेरिका की एटमी तैयारी रूस के लिए महाखतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जिस आर्कटिक रीजन में सुपर पावर अमेरिका नाटो के सहयोगी के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, वो इलाका रूस से सटा है। इस इलाके में US नाटो का युद्धाभ्यास करना सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना है। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। मतलब साफ है कि आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज के जरिए महाशक्ति अमेरिका और नेटो कंट्री पुतिन को धमकाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भले ही आर्कटिक रीजन में रूस अकेला पड़ता दिखाई दे रहा हो, मगर पुतिन भी अग्रेसिव मोड में है। अकेले ही अमेरिका और नाटो देशों से भिड़ने का दम भर रहे हैं। यूक्रेन के नाम पर भले ही महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी वेपन्स की नुमाइश कर रहा हो, मगर एक बात पूरी दुनिया जान ले, सबसे पहले न्यूक्लियर बटन रूस ही दबाएगा, वो भी बिना किसी हिचक के। अमेरिका अगर ये सोचता है कि अटलांटिक का पानी उसके लिए सुरक्षा की दीवार बनेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। हम अमेरिका तक प्रहार कर सकते हैं किसी भी वक्त, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए। यूक्रेन के नाम पर भले ही महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी वेपन्स की नुमाइश कर रहा हो, मगर एक बात पूरी दुनिया जान ले, सबसे पहले न्यूक्लियर बटन रूस ही दबाएगा, वो भी बिना किसी हिचक के। मतलब ये कि तीसरे विश्व युद्ध की तारीख निकट आ गई है। नाटो और रूस के टकराव में विश्व विनाश होगा। नाटो और रूस की तैयारियां यही ऐलान कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में अचानक एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। इसमें एक तरफ खतरनाक तालिबानी लड़ाके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की वो सेना जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से युद्ध लड़ने में खुद को सक्षम बताती है। फिलहाल भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन तालिबानी नेता जरूर अभी युद्ध पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन तालिबान कमांडर्स ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है और दोनों तरफ मौतें भी हुई हैं। अफगानिस्तान में फिर गोलियां गूंज रही हैं। तालिबानी लड़ाके एक बार फिर खून बहाने पर आमादा हैं। तालिबानी इस बार ईरान का बॉर्डर पार कर चुके हैं और ईरान की सेना पर गोलियां चला रही हैं। बारूदी शोर के बीच खून भी बह रहा है। दोनों तरफ से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खून बहाने की नौबत पानी की वजह से आई है। वजह आपको बाद में बताएंगे। पहले दुनिया में युद्ध के एक नए मोर्चे की तस्वीर देख लीजिए।
दोनों देशों के बीच इस्लामिक रिपब्लिक बॉर्डर पर भारी गोलीबारी चल रही है। ये लड़ाई ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की सीमा पर हो रही है। इसमें तालिबान के एक लड़ाके और ईरानी आर्मी के 3 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने आर्टिलरी और ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तालिबान के कई इलाकों पर गोलाबारी की गई है। सबसे ज्यादा धमाके अफगानिस्तान के निमरोज में हुए हैं। ईरान ने 11 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है। तालिबान की तरफ से भी कई वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर की तरफ जाते दिख रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों का काफिला तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान ने ईरान की एक पोस्ट पर कब्जे का वीडियो भी जारी किया है। तालिबानी कमांडर लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। एक तालिबानी कमांडर ने कहा है कि जिस उत्साह के साथ अमेरिकियों के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। संघर्ष की शुरुआत के साथ ही तालिबान इस लड़ाई में मिसाइल, तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर जंग से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें बॉर्डर के पास सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। ये तमाम हथियार अमेरिका के हैं। अमेरिकी सेना ने वापसी के वक्त इन हथियारों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया था। अब दोनों देशों के बीच विवाद की वजह समझिए। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में एक जल संधि हुई थी। इसके तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है। ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान सरकार बांध बनाने पर जोर देती रही है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसे तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा है। अफगानिस्तान ने इसके लिए नदी में जलस्तर कम होने का तर्क दे रहा है। पानी का मुद्दा इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान में पिछले 30 सालों से सूखा है। ईरान में बेहद कम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हेलमंद नदी का पानी अब ईरान के लिए बेहद अहम है। हालांकि हथियार और आंकड़ों के मुताबिक ईरान की सेना तालिबानी फोर्स से ज्यादा ताकतवर है। ईरान के पास कितने घातक ड्रोन हैं, ये यूक्रेन में देखा जा चुका है। अगर ईरान ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल या कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया तो भयंकर तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ तालिबान की बेरहम सेना है, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। तालिबानियों के पास अमेरिका के हथियार हैं, जिससे ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन दोनों देशों के बीच सुलह का रास्ता कौन निकालेगा, ये भी एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्की में इस बार राष्ट्रपति की रेस में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। इस चुनाव में जीत के लिए कंजर्वेटिव रेसेप तैयब अर्दोआन और विरोध में खड़े लिबरल उम्मीदवार केमाल क्लिमियार्दोग्लू से कट्टे कांटे की टक्कर हो रही है। अर्दोआन को इस बार के चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। अर्दोआन के 20 साल के कार्यकाल में पहली बार जनमत सर्वे में उन्हें प्रतिद्वंदियों से पिछड़ता हुआ देखा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी चुनावी स्थिति बहुत हद तक मजबूत कर ली है, लेकिन टक्कर कांटे की रही। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एर्दोआन की टक्कर मुश्किल लग रही है। पिछले 20 साल से एर्दोगान वहां की सत्ता पर राज कर रहे हैं। लेकिन इस बार कई फैक्टर से उनकी चुनावी फाइट संकट में घिर गई। तो फिर इस बार तुर्की का ताज किसके सर, एर्दोआन या गांधी? अगले 5 साल किनके नाम? ये वो सवाल हैं जो इसलिए खड़े हो गए क्योंकि 14 मई को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी 50% वोट नहीं मिले। दो हफ्ते पहले हुई वोटिंग में पहले राउंड में 88.8% मतदान हुआ। किसी को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, जबकि सरकार बनाने के लिए 50% वोट जरूरी है।
इसलिए ऐसा नहीं होने पर दूसरे चरण का मतदान कराना पड़ा, जिसे रन ऑफ वोटिंग यानी निर्णायक मुकाबला कहा जाता है। कहा जा रहा है कि एर्दोआन के कामकाज से वहां के लोग खुश नहीं हैं। वो तुर्की की सत्ता में 2003 से काबिज है, यानी सियासत में 20 सालों से उनका सिक्का चल रहा है। अपने कार्यकाल के 20 साल में वो पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति रहे। 2003 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, जबकि 2014 से राष्ट्रपति पद पर उनका कब्जा रहा। लेकिन साल 2023 उनकी राजनीति के लिए कई संकट एक साथ लेकर आया, जिसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, 6 फरवरी को आए भूकंप से तुर्की के कई शहर तबाह हो गए, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और जिस तरह से राहत बचाव का काम हुआ, उसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जनता परेशान। वजह नंबर 3, एर्दोआन के खिलाफ विपक्ष के 6 दल वैचारिक मतभेद होने के बावजूद एक साथ मिलकर मैदान में उतर गए। वजह नंबर 4, भारत विरोधी बर्ताव से भी लोग नाराज हुए, क्योंकि भूकंप में मदद करने के बाद भी एर्दोआन का रुख नहीं बदला और उसने UNHRC में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इसके अलावा भी कई कारण रहे जिसने एर्दोआन के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया। 20 साल के शासन में ये पहली बार है जब उनको इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा हो। तुर्की की सियासत ने नया मोड़ लिया, तो उसे भुनाने में विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सब मिलकर एक साथ एर्दोआन को हराने और जनता को लुभाने में जुट गए। विपक्ष की इस रणनीति में उनका नेतृत्व वहां के गांधी कहे जाने वाले केमल किलिचदारोग्लू ने किया। 74 साल के किलिचदारोग्लू पढ़े लिखे और विनम्र स्वभाव वाले हैं, जो तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की अगुवाई करते हैं। इससे पहले इस पार्टी को हर चुनाव में हार मिली, लेकिन 6 दलों के समर्थन से इस बार पासा पलटता दिख रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली को खत्म कर तुर्की में संसदीय लोकतंत्र की वापसी का संकल्प लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता स्थापित करने का वादा किया है और एर्दोआन के शासन के तहत फ्री स्पीच और असहमति की आवाज पर लगे प्रतिबंध को हटाने का भी वादा किया है। इन वादों और सियासत ने तुर्की की राजनीतिक हवा ही बदल कर रख दी, जिसकी झलक 14 मई को पहले दौर के मतदान के बाद देखने को मिली, जिसमें जनता ने जीत का आशीर्वाद किसी को नहीं दिया। लिहाजा 14 दिन बाद मुल्क को निर्णायक वोटिंग कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारतवर्ष। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल खत्म होने से कुछ घंटे पहले ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। रेड कार्पेट पर एक बार फिर यूक्रेन युद्ध और पुतिन विरोध की झलक दिखाई दी। इस बार सेंटर पॉइंट में रही यूक्रेन की मशहूर मॉडल अलीना बायकोवा। कान फिल्म फेस्टिवल में पुतिन का विरोध, यूक्रेन की मॉडल ने खोला मोर्चा। फ्रांस में हुए कान फिल्म समारोह से आए इस वीडियो की चर्चा पूरी दुनिया में है। वीडियो में दिख रही महिला यूक्रेन की मशहूर मॉडल अलीना बायकोवा है। 26 मई को फिल्म समारोह में जब अलीना ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, तब उन्होंने अपनी पोशाक के जरिए पुतिन के खिलाफ इस बड़े से मन से विरोध का सख्त संदेश दिया। वीडियो में वो कान फिल्म समारोह के दौरान पीले और नीले रंग की ड्रेस में रेड कार्पेट पर पहुंची, जो यूक्रेन के झंडे का रंग भी है। जैसे ही उन्होंने अपना ओवरकोट उतारा, यूक्रेनी झंडे जैसे उनके कपड़े पर लिखे स्लोगन ने सबका ध्यान खींच लिया। खचाखच भरे इस समारोह में पुतिन का विरोध करने के लिए उन्होंने ये तरीका चुना, लेकिन जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए वो इतने अश्लील हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही अलीना को ऐसा करते देखा, उन्होंने तुरंत उनको घेर लिया और उनको ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि तब तक उनकी पोशाक पर लिखे विरोध के नारे सब देख चुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने विरोध जताया तो उन्होंने अपना ओवरकोट पहन लिया